नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सबों का इस वीडियो में स्वागत है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत आवेश के गुण। बहुत धांसू टॉपिक है और बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि काफी क्वेश्चंस आए हैं। खासकर बिहार बोर्ड की बात करें तो इस टॉपिक से काफी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो ये जो हमारा विद्युत आवेश है, ये एक अदिश राशि। पहला गुण क्या है कि विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। अदिश का मतलब उसमें दिशा से कोई लेना देना नहीं है, केवल वैल्यू से लेना देना है। एक और प्रूफ है कि ये अदिश कैसे है। आवेश का फॉर्मूला होता है, विद्युत आवेश बराबर होता है विद्युत धारा गुणे समय। विद्युत धारा हमारा अदिश राशि है और समय हमारा अदिश राशि है। जब एक अदिश का गुना दूसरे अदिश के साथ होता है तो क्या पैदा होता है? अदिश पैदा होता है। सिंपल सी बात है। इसलिए विद्युत आवेश हमारा क्या है? एक अदिश राशि है। अब सदिश अदिश क्या है, इसके लिए आप मेरा 11th क्लास वाला वीडियो देख सकते हैं इस चैनल पे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं, यह संरक्षित होता है। दूसरा गुण है कि विद्युत आवेश क्या होता है? संरक्षित होता है। तो विद्युत आवेश संरक्षित होता है, इसका मतलब क्या है? संरक्षित माने एक तरह से समझिए सुरक्षित होता है। ठीक है, इसको ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसका विनाश कर सकते हैं। इसका केवल आप क्या कर सकते हैं? इसका आप केवल स्थानांतरण कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हैं, लेकिन आप इसको बना या बिगाड़ नहीं सकते। विद्युत आवेश था, है और आगे भी रहेगा। ये इसको हम किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसका स्थानांतरण होगा। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक दुनिया है, उस दुनिया में दुइये को वस्तु है, ए और बी। ए पर आवेश है 10 कूलम, बी पर आवेश है 0 कूलम। अब क्या हुआ, कुछ समय के बाद हम क्या किए, दोनों को टच करा के फिर अलग कर दिए। तो कुछ समय के बाद क्या हो गया, ए पर आवेश घट के हो गया 5 कूलम, बी पर बढ़ के हो गया 5 कूलम, क्योंकि 0 से बढ़ के 5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, एक वस्तु को केवल आप देखिएगा तो आपको लगेगा अरे वाह, यहाँ तो अपने आप आवेश 5 कूलम अपने आप बढ़ गया, अपने आप पैदा हो गया। इसको देखिएगा तो आपको लगेगा कि आवेश घट गया, यानी नष्ट हो गया। जबकि अगर आप पूरे सिनारियो को एक साथ देखिएगा तो आप पाइएगा कि कुछ बदलाव नहीं हुआ है। दोनों को सटाने से पहले टोटल आवेश इसका 10, इसका 0, टोटल कितना था? 10। और दोनों को टच कराने के बाद जब अलग किए तो इस पे आया 5, इस पे आया 5, टोटल कितना हुआ? 10। अरे पहले भी टोटल 10 था, अभी टोटल 10 है, वही चीज है भाई। सिंपल सी बात है। तुम्हारे पास 10 रुपए था, तुम किसी दुकानदार के पास गए, चॉकलेट खरीद लिए, 10 रुपए का चॉकलेट खरीद लिए। तो तुम्हारे पास 10 रुपया था, दुकानदार चॉकलेट वाले के पास मान लेते हैं उस समय 0 रुपया था, बोनी नहीं हुआ था वो दिन, हुआ एकदम गला पूरा खाली था। टोटल टोटल क्या था? खरीदने से पहले टोटल रुपया 10 था। अब तुमने उसको 10 रुपया दिया और चॉकलेट ले लिया, तो अब तुम्हारे पास 0 रुपया हुआ, दुकानदार के पास 10 रुपया हुआ। अभी भी तो टोटल 10 रुपया है। सिस्टम में तो 10 रुपया है, उतना ही पैसा है, पैसा तो उतना ही है। बस अंतर क्या है कि तुम्हारे यहाँ से पैसा क्या हो गया? गायब हो गया। तुमने पैसे को खर्च कर दिया और चॉकलेट वाले ने पैसे को प्राप्त किया। लेकिन तुमने ना पैसे को बनाया है, क्या तुमने नोट छापा है? नहीं। और ना ही तुमने पैसे को जलाया या नष्ट किया, बल्कि दूसरे को दे दिया, ट्रांसफर कर दिया। यही आवेश के साथ होता है। आवेश को ना तो आप बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि उसका एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। जैसे आपने 10 रुपए का नोट को ना तो बनाया और ना ही नष्ट किया, बल्कि आपका पैसा किसके पास चला गया? दुकानदार के पास। इसी को बोलते हैं आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षित होता है, यानी सुरक्षित होता है। कुछ भी कर लीजिए, टोटल आवेश हमेशा जितना था उतना अब भी है और आगे भी रहेगा। यही है आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। आगे आते हैं, आवेश होते हैं क्वांटीकृत। क्वांटीकृत कहने का मतलब आवेश की मात्रा को फिक्स कर दिया गया है। आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लेते हैं आप गोली खरीदने गए, गोली, जैसे बच्चा सब गोली खेलता है ना, तो मान लेते हैं कि पूरी दुनिया में एक ही तरह का गोली बनाया जाता है। पूरी दुनिया में एक ही तरह का गोली है और हर गोली का वजन मान लेते हैं 5 ग्राम है। न इससे ज्यादा का गोली मिलता है दुनिया में और न इससे कम का गोली मिलता है। अगर एक गोली का वजन फिक्स कर दिया जाए, इसी को बोलते हैं क्वांटीकृत कर देना। यानी क्वांटीकृत, देखिए क्वांट शब्द कहां, क्वांट माने होता है मात्रा। मात्रा को क्या कर दिया गया? फिक्स कर दिया गया। इसी को क्वांटाइज्ड होना कहते हैं, क्वांटीकृत होना कहते हैं। यानी एक गोली का वजन 5 ग्राम फिक्स हो गया। अब मान के किसी थैले में, किसी जगह पर मान लेते हैं 6 गोली है किसी पैकेट में, तो आपसे पूछा अच्छा बताओ 6 का वजन कितना है, तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए बताना कि सर बड़ा आसान है।
एक गोली है 5 ग्राम का, तो एक काम करते हैं सर, इसकी संख्या से गुना कर देते हैं, 6 गुने यानी टोटल कितना हो जाएगा 30 ग्राम। ठीक, उसी तरह से दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु में हो या किसी से भी स्रोत से आपको प्राप्त हो, हर एक इलेक्ट्रॉन का जो वजन और उसका जो आवेश है, हर एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, वो क्वांटीकृत होता है। एक इलेक्ट्रोड का आवेश क्या होता है, फिक्स होता है, इसी को क्वांटीकृत कहते हैं। और ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, ये इसमें माइनस हटा दीजिए, अगर ये केवल वैल्यू की बात करें तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटम ऑफ चार्ज, आवेश का एक क्वांटम, और इसको ई से दिखाया जाता है, शॉर्टकट में ई से दिखाते हैं। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो फिक्स होता है, वो कितना होता है 1e होता है, इसको एक क्वांटम मान लिया गया। जैसे एक गोली का वजन 5 ग्राम फिक्स कर दिया था, अब दुनिया में कितनों गोली है आप निकाल लीजिएगा आसानी से। उसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1 क्वांटम, एक क्वांटम आवेश होता है जिसका वैल्यू होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। तो उसी तरह अगर किसी वस्तु पर मान लेते हैं, किसी वस्तु में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उन 6 इलेक्ट्रॉनों का आप बड़ी आसानी से टोटल आवेश काउंट कर सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉनों का आवेश हो जाएगा, उनकी संख्या कितना है 6, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश e, इसी को बोलते हैं क्वांटमीकरण का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। तो अगर मान गई ये कोई वस्तु है, ये कोई पिंड है, और किसी पिंड का आपको कुल आवेश निकालना है, तो क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहता है किसी पिंड का कुल आवेश बराबर होता है उस इलेक्ट्रॉन, उस वस्तु पर उपस्थित कुल प्रोटॉन या कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कैलकुलेट करने के बाद जो एक्स्ट्रा संख्या बचेगा, या यूं समझिए जैसे इस वस्तु में, देखिए दुनिया में जितना भी वस्तु है वो किससे बना हुआ है, अंततः परमाणुओं से बना हुआ है। और परमाणु भी 3 तरह के कणों से बने हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से बने हुए हैं। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। अब ये जो प्रोटॉन पे जितना प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पे भी उतना ही माइनस होता है। जैसे प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है लेकिन माइनस में होता है। यानी एक प्रोटॉन पे अगर हम चार्ज की बात करें तो इसको शॉर्टकट में लिख सकते हो एक प्लस क्वांटम A1 प्लस E, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको हम लोग बोलेंगे माइनस E। बस इसको ध्यान में रखना। अब ऐसे समझिए, इस वस्तु में 4 प्रोटॉन है और 4 इलेक्ट्रॉन है, और मान लेते हैं 4 न्यूट्रॉन है। तो जब भी आवेश का बात होगा तो हमको न्यूट्रॉन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि उस पर आवेश होता नहीं है। अब हमें इस वस्तु का कुल आवेश काउंट करना है, इस वस्तु पे पता करना है कि टोटल कितना आवेश है। तो इसके पास 4 प्रोटॉन है, तो 4 प्रोटॉनों का कुल आवेश कितना हो जाएगा, एक प्रोटॉन पे 1 प्लस ई होता है, तो 4 पे हो जाएगा 4 प्लस ई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पे 1 माइनस ई होता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन पे -4 ई उसका टोटल चार्ज हो जाएगा, और कट कुट के हो जाएगा 0 ई, यानी इस पर टोटल चार्ज 0 कूलम होगा। फिर कल्पना कीजिए कि मान लेते हैं कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है, 3 इलेक्ट्रॉन यहां से उठा के कहीं और ले जाया गया। प्रोटॉनों को निकालना संभव नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों को बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि केवल 2 वस्तुओं को रगड़ देने मात्र से एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है। तो यहां से 3 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया गया। निकालने के बाद क्या हो जाएगा, अब जैसे मान लेते 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, अब काट कुट के 4 प्रोटॉनों का आवेश बचेगा और 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है 1 माइनस ई। अब कट कुट के इसके पास देखिए टोटल बचेगा +3e। अच्छा, दूसरा सिनारियो, एक वस्तु है उसमें 4 प्रोटॉन था और 4 इलेक्ट्रॉन था, न्यूट्रॉन भी था, उसको हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। बाहर से क्या किया गया, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मंगा लिया गया, इस पे रख दिया गया। तो अब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1 प्लस ई, 4 प्रोटॉन है तो हो जाएगा +4, एक इलेक्ट्रॉन पे 1 माइनस क्वांटम चार्ज होता है 1 माइनस ई, तो 4 ये है और 3 बाहर से आ गया तो 7 हो गया, तो 7 ई, कट कुट के कितना हो जाएगा -3e। अब थोड़ा एक बात समझिए, इस वस्तु से 3 इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो इस पर कट कुट के आया +3e। इस वस्तु पे 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लाया गया, इस वस्तु पे चार्ज आया -3e। अब एक चीज आपको क्या कुछ समझ में आया कि नहीं आया, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं या जितना इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं उसी के बराबर चार्ज आ रहा है, उसी के हिसाब से चार्ज आ रहा है। 3 जा रहा है तो 3, 3 आ रहा है तो 3, बस अंतर क्या है, जा रहा है तो प्लस,
आ रहा है तो माइनस। बस इतना ध्यान रखना है। किसी दुनिया का कोई भी वस्तु हो, उस पर अगर टोटल चार्ज निकालना है तो पहले तो आप ये देखिए कि उस पर इलेक्ट्रॉन निकाला गया है कि लाया गया। अगर उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाला गया, जैसे मान लेते 1 लाख इलेक्ट्रॉन निकाला गया, तो हम लिखेंगे निकाला गया तो लिखेंगे प्लस 1 लाख इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उसमें एक इलेक्ट्रॉन के एक क्वांटम चार्ज से गुना कर देंगे, वही तो उसका टोटल चार्ज हो जाएगा। मान लेते अगर किसी वस्तु पर 1 लाख इलेक्ट्रॉन लाया गया है कहीं से, तो हम लगाएंगे लाया गया है तो माइनस, और जितना इलेक्ट्रॉन लाया गया उसी के हिसाब से आवेश से रहेगा, तो लिखेंगे 1 लाख गुने एक क्वांटम चार्ज। मान लेते किसी वस्तु से एन इलेक्ट्रॉन निकाला गया, एन का मान कुछ हो सकता है, तो मान लेते हैं एन इलेक्ट्रॉन निकाला गया, तो लिखेंगे प्लस एन और एक क्वांटम चार्ज उसमें कर देंगे गुना, उस वस्तु पर टोटल आवेश निकल जाएगा प्लस एन ई। और यदि मान लेते किसी वस्तु पर एन इलेक्ट्रॉन लाए गए हैं तो लिखेंगे माइनस एन और उसमें ई से गुना कर देंगे, तो उस वस्तु पर टोटल चार्ज निकल जाएगा। यही है हमारा क्वांटमीकरण का सिद्धांत। आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत कहता है कि किसी वस्तु पर आने वाला कुल आवेश का मान, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश का मान उससे निकाले गए या लाए गए इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या अगुने एक क्वांटम आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। और यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि ये जो हमारा एन होगा, ये हमेशा पूर्णांक होगा बबुआ, ये हमेशा पूर्णांक होगा। पूर्णांक मतलब हमेशा पूरा अंक होगा। इसका मान +1 या -5 या +11 ऐसा होगा। इसका मान ऐसा नहीं होगा, 1/2 नहीं होगा, 0.5 नहीं होगा, 2.5 नहीं होगा, बट्टा में नहीं होगा, दशमलव में नहीं होगा, बल्कि एन का मान जब भी होगा तो पूरा होगा। इलेक्ट्रॉन को एक इंसान की तरह समझिए। अगर आपके क्लास में 50 बच्चे आए हैं तो 50 बच्चे पूरा आए हैं, अपना पूरा शरीर लेके आए हैं। ऐसा नहीं कि कमर से नीचे आधा घरे छोड़ दिए हैं, 1/2 घरे आराम कर रहा है और 1/2 क्लास में। ऐसा संभव है क्या? नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन को भी एक इंसान की तरह ट्रीट कीजिए कि जहां भी इंसान जाता अपना पूरा शरीर लेके जाता, अपना पूरा द्रव्यमान और अपनी परछाई लेके जाता है, ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन जहां भी जाएगा अपना वजन यानी अपना द्रव्यमान और अपना आवेश लेके जाता है। आवेश आधा अधूरा लेके नहीं जाता। जैसे आप ऐसे समझिए, आपका वजन तो आप समझते ही हैं, आपकी परछाई मान लेते हैं आपका आवेश है, तो आप जहां भी जाइएगा अपनी पूरी परछाई लेके जाइएगा। ऐसा कभी हुआ है कि आपका आधा परछाई घरे रह गया और आधा परछाई जो है कोचिंग में क्लास करने चला गया? ऐसा संभव है क्या? नहीं संभव है। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रॉन जहां भी जाएगा पूरा आवेश लेके जाता है, इसीलिए पूरा संख्या आएगा। एन का मान कभी भी प्लस और माइनस हो सकता है, लेकिन 1/2, 3/2 या दशमलव में 3.5, 2.3 ऐसा नहीं होगा। ध्यान रहेगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है। इसी चीज को घुमा के मैं ऐसे बोल रहा हूं, अगर किसी वस्तु पर कुल आवेश Q दे दिया है तो Q दे दिया है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, उससे निकाले गए लाए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुने E। और अगर निकाला गया है तो प्लस लगाएंगे, लाया गया है तो माइनस लगाएंगे। इसी चीज को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? इस E को इधर लाएंगे तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं Q/E इक्वल टू +-N। यानी किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश में एक क्वांटम आवेश यानी इतना आवेश से अगर भाग करेंगे तो कट कूट के हमें एक संख्या मिलेगा। वो संख्या या तो प्लस या माइनस में होगा, लेकिन वो जो संख्या हमको मिलेगा वो पूर्णांक संख्या मिलना चाहिए। और इस पर भयंकर क्वेश्चन पूछा हुआ है। आपको क्या कहेगा? किसी वस्तु पर एक आवेश दे देगा, बोलेगा किसी वस्तु पर इतना आवेश है, जांच करें कि क्या ये आवेश सही है या गलत। तो आपको क्या करना है? उस वस्तु के आवेश में एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के आवेश, जिसको एक क्वांटम आवेश कहते हैं, उससे भाग दे देना है। भाग देने के बाद देखना है, अगर पूर्णांक आ गया, पूरा आ गया संख्या, तो सही है यानी कि संभव है वो आवेश, और नहीं आया तो संभव नहीं है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे आपके सामने क्वेश्चन रखना चाहूंगा। जैसे आपसे बोला कि किसी वस्तु पर 2 कूलम आवेश है, जांच करें क्या ये आवेश संभव है या नहीं। तो आपको क्या करना है? 2 कूलम में एक क्वांटम आवेश यानी 1.6 गुने 10⁻⁻19 से भाग करके देखना है। अब भाग करेंगे तो हमें जो वैल्यू आएगा उसी हिसाब से काट कूट के, अगर ये वैल्यू पूर्णांक आ गया तो हाँ, और नहीं आया तो ना। जैसे एक छोटा सा और उदाहरण देते हैं। मान लेते हैं कि किसी वस्तु पर आपको कहा गया
कि एक वस्तु पर, किसी एक वस्तु है, उस वस्तु पर 8 गुने 10 के पावर 8 गुने 10 के पावर -18 कूलम आवेश है। तो क्या ये आवेश संभव है या नहीं, इसकी जांच करें। तो क्या करेंगे, जो टोटल आवेश हमको दिया गया है 8 गुने 10 के पावर -18, उसमें हम भाग करेंगे एक क्वांटम आवेश, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Q/E लगाएंगे, 10 के पावर -19, कूलम कूलम कट जाएगा। अब यहाँ देखिए दशमलव उड़ाएंगे, यहाँ 0 बैठाएंगे, 16 से 5 बार में 16 पचे 80 जाएगा, तो ऊपर में बचेगा 5। अच्छा, दूसरा बात, आप एक नियम पढ़े होंगे बहुत जल्द, इस पर मैं वीडियो भी लाने वाला हूं मैथ पर। a के पावर m बटा a के पावर n हो, जब बेस सेम होता है तो पावर घटा, यानी a को बेस लिखेंगे और ऊपर वाला में से नीचे वाला पावर घट जाता है, या अगर नीचे वाला में माइनस है तो ऊपर में आके वो प्लस हो जाता है। तो ये वही चीज यहाँ देखिए, ये a के पावर m है, m की जगह है -18 और नीचे वाला क्या है वो जाके ऊपर प्लस हो जाएगा, और -18 और +19 मिल के हो जाएगा +1, यानी कितना आ जाएगा 50। और 50 एक पूर्णांक संख्या है, इसमें न तो बट्टा है न ही दशमलव है, यानी ये आवेश संभव है। इस तरह से हम लोग जांच करते हैं। आगे आते हैं, आवेश का मान निर्देश फ्रेम पर निर्भर नहीं करता है। निर्देश फ्रेम कहने का मतलब, इसको आप ऐसे समझिए, ये जमीन है, ये जमीन पर एक पेड़ है और ये जमीन पर आप खड़े हैं, ये आप है, ठीक है, टिक्की निकाल देते हैं। और जमीन पर एक ऐसा एक ट्रक चल रहा है और उस ट्रक पर आपका दोस्त खड़ा है, और ट्रक चल रहा है ऐसा। आप जब जमीन पर खड़े होकर अपने दोस्त को देखिएगा तो आपको लगेगा आपका दोस्त आपसे दूर जा रहा है, और आपका दोस्त जब आपको देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि आप पीछे छूटते जा रहे हैं। यही है निर्देश फ्रेम, देखने का नजरिया। निर्देश फ्रेम मतलब देखने का नजरिया। निर्देश फ्रेम जब आपने जमीन को लिया तो उसके अनुसार आप रुके हुए हैं, पेड़ रुका हुआ है, ट्रक चल रहा है, आपका दोस्त चल रहा है। और जब निर्देश फ्रेम इस ट्रक को लिया गया, इस ट्रक को फ्रेम लिया गया, तो उसके अनुसार आपका दोस्त को ऐसा लगेगा कि वो रुका हुआ आराम से खड़ा है और पूरा दुनिया पीछे छूटते जा रहा है। ठीक है, वही चीज यहाँ है। तो आवेश को इससे कोई लेना देना नहीं कि वो जमीन पर है कि ट्रक पर है, वो रुका हुआ है कि चल रहा है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं। अगर मान के कोई गेंद है, उस गेंद पर 2 माइक्रोकूलम आवेश है, तो गेंद रुका हुआ रहे या फेंक दिया जाए, उस पर कोई उसका आवेश का मान बदलने वाला नहीं है। जबकि आप जानते हैं कि अगर किसी वस्तु को प्रकाश के वेग से फेंक दिया जाए या प्रकाश के वेग के आसपास फेंका जाए तो उस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ने लगता है। इसी को सापेक्षवाद का सिद्धांत कहते हैं, आइंस्टीन ने बताया था। तो द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाता है गति के कारण, लेकिन आवेश में परिवर्तन नहीं होता है। ये बात को ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ कुछ बात ध्यान रखने वाली बात है। अगर आवेश स्थिर है, जिसका अध्ययन आप पहला चैप्टर में कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं स्थिर वैद्युत की, अगर आवेश स्थिर है तो वो क्या पैदा करेगा, केवल विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। लेकिन अगर आवेश गति में है, गति भी 2 तरह का होता है, एक समान गति यानी आराम आराम से चल रहा है, तो वो विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र भी पाया जाएगा, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी पाया जाएगा, और वो धारा, विद्युत धारा को भी उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर वही आवेश असमान गति से चल रहा है, मतलब उसका स्पीड बढ़ते जा रहा है या घटते जा रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स वेव पैदा करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। तो विद्युत आवेश रुका है तो केवल विद्युत क्षेत्र, चल रहा है आराम आराम से तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, धारा। और यदि वो असमान गति से चल रहा है, स्पीड बढ़ रहा है या घट रहा है या बढ़ घट रहा है, तो ये सब तो पाया ही जाएगा, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, धारा। लेकिन उसके साथ साथ एक नया चीज भी होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग, वो तरंग भी उत्पन्न करेगा। इतना आपको ध्यान में रखना है। आगे आते हैं, आवेश स्थानांतरीय होता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आवेश ना तो बनता है और ना ही नष्ट होता है, बल्कि उसका एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है। अगला गुण है कि बिना द्रव्यमान के आवेश का कोई अस्तित्व नहीं। बात सही है, बिना वजन के बिना द्रव्यमान के आवेश का कोई अस्तित्व नहीं। इसको ऐसे समझिए कि एक बंदा है और ये इस बंदे की परछाई है। तो आप जानते हैं कि बिना बंदा के या बिना व्यक्ति के परछाई नहीं हो सकता है। व्यक्ति है तो परछाई है, अब व्यक्ति है तो उसमें वजन यानी द्रव्यमान भी है,
यानी द्रव्यमान है तो व्यक्ति है, अब व्यक्ति है तो परछाई है। अब इसको ऐसे समझिए, एक दोस्त आपके पास आया या कोई इंसान आपके पास आया, अनजान आदमी, अब बोला देखो मैं इतने केजी का हूं, मैं 60 केजी का हूं और ये मेरा परछाई है, ठीक है। और एक और आदमी आपके पास आया, अनजान व्यक्ति, और वो कहा कि देखो ये मेरी परछाई है और मेरा वजन 0 है। ये बात संभव है क्या? नहीं संभव है, हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा वो बोल रहा था इसका मतलब वो भूत है, आपको वहां से भाग जाना चाहिए। तो इसको ध्यान में रखना है, अगर कहीं परछाई है तो व्यक्ति होगा, यानी अगर किसी इंसान का परछाई दिख रहा है तो व्यक्ति होगा, इंसान होगा। इंसान है तो उसमें वजन होगा, यानी वजन के बिना परछाई नहीं हो सकता, यानी वजन है तो व्यक्ति है, व्यक्ति है तो परछाई है। लेकिन अगर मान लेते कोई ऐसा कहे कि नहीं केवल परछाई दिख रही है और हम कहे कि व्यक्ति है ही नहीं, वजन है ही नहीं, तो ये बात मानने वाली बात नहीं है। उसी तरह से समझिए, इसको और अच्छे समझने के लिए, एक वस्तु है उस पर 0 कूलम आवेश है, लेकिन उसका वजन कुछ ना कुछ होगा। क्यों? क्योंकि दुनिया में हर वस्तु परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, और परमाणु बने हुए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे कण हैं जिस पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे आवेश भी होता है और वजन भी होता है, द्रव्यमान भी होता है। तो भले ही इसमें आवेश 0 है, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है इसलिए आवेश 0 है, लेकिन वजन यानी द्रव्यमान 0 नहीं हो सकता। आवेश भले 0 हो जाए, लेकिन अगर हम ऐसा बोले कि एक वस्तु पर आवेश 0 नहीं है, उसका कुछ ना कुछ मान है लेकिन वजन उसका 0 है, तो ये बात मानने वाला है ही नहीं। ये गलत कंसेप्ट है। क्यों गलत है? हम कह रहे हैं कि एक वस्तु पे आवेश नहीं है। आवेश नहीं है मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या में अंतर है, प्रोटॉन या तो ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कोई भी कण ज्यादा हो, अगर कण है बिना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के तो आवेश हो ही नहीं सकता है। यानी अगर आवेश है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो उसमें उसका वजन भी होता है, उसमें आवेश भी होता है। बिना वजन वाला कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कंसेप्ट गलत हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है। आवेशन के दौरान वस्तु के द्रव्यमान में आभासी परिवर्तन आता है, बात सही है। जैसे ये एक वस्तु है, इस वस्तु से हम कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इस पर क्या, कौन सा आवेश आएगा? प्लस आवेश आएगा। या एक वस्तु है, इस पर हम बाहर से इलेक्ट्रॉन ला रहे हैं तो इस पर कौन सा आवेश आएगा? माइनस आवेश आएगा। तो किसी वस्तु पे प्लस आवेश आए या माइनस आवेश आए, उसके द्रव्यमान में परिवर्तन होता ही होता है। भले ही वो आपको महसूस ना हो, बहुत नगण्य, न के बराबर परिवर्तन होता है, लेकिन होता है। कैसे पता चलेगा? सर हम जब इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो किसी वस्तु पे प्लस चार्ज आता है, आवेशित होता है। जब भी किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, चाहे धनावेशित किया जाए या ऋणावेशित, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है या इलेक्ट्रॉन लाया जाता है। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन अपने साथ अपना द्रव्यमान भी लेके जाएगा, और जब अपने साथ अपना वजन लेके जाएगा तो कहीं ना कहीं वजन में थोड़ा सा क्या आएगा? कमी। चूंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, 9.1 × 10⁻31 केजी, -31 केजी, मतलब बहुत कुछ छोटा है। मतलब ये जीरो इसको मान लीजिए आप, लेकिन फिर भी है तो 0 तो नहीं है ना, मान रहे हैं लेकिन 0 तो है नहीं। तो इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो अपने साथ अपना द्रव्यमान भी लेके जाता है, अपना आवेश भी लेके जाता है। इससे क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण आभासी रूप से, मतलब आप उसको महसूस भी नहीं कर पाएंगे, बहुत नगण्य रूप से, बहुत न के बराबर इस वस्तु के द्रव्यमान में कमी आती है। और जब इलेक्ट्रॉन आता है तो अपने साथ अपना वजन भी लेके आता है, तो वस्तु में द्रव्यमान बढ़ता है। ठीक है, द्रव्यमान बढ़ता है, लेकिन वो आपको महसूस नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है। नगण्य यानी न के बराबर आपको द्रव्यमान में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, लेकिन वृद्धि होती है। तो इसी पर एक बिहार पर क्वेश्चन पूछा हुआ था 2018 में कि किसी वस्तु को आवेशित करने पर द्रव्यमान, पहला ऑप्शन बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन घटता है, तीसरा ऑप्शन बढ़ या घट सकता है, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कितना दिमाग से क्वेश्चन पूछा गया है। सिर्फ ये पूछा गया कि किसी वस्तु को आवेशित करने पर उस वस्तु के द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, बढ़ या घट सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है, यानी उस पर अगर हम प्लस चार्ज लाते हैं, तब द्रव्यमान में कमी आती है।
और जब किसी वस्तु को ऋणावेशित करते हैं, उसमें माइनस चार्ज लाते हैं, तो आवेश का, उसके वजन द्रव्यमान का बढ़ता है। यहाँ सीधे बोला कि किसी वस्तु को आवेशित करने पे, ये नहीं बता रहा है कि धनावेशित करने पे कि ऋणावेशित करने पे। तो इसलिए हम यहाँ क्या आंसर देंगे? अब आवेशित करने की केवल बात है तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? 3 आंसर मारेंगे। और अगला है समान आवेशों में विकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। जैसे प्लस प्लस जो आवेश अगर एक जगह है तो विकर्षण होगा, माइनस माइनस है तो विकर्षण होगा, एक दूसरे से दूर भागेगा। अब प्लस माइनस है तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होगा, एक दूसरे को खींचेगा। तो विजातीय आवेशों में, अलग अलग प्रकृति के आवेशों में आकर्षण होगा और सेम प्रकृति के आवेशों में विकर्षण होगा। और अगला है हमारा, चालक पर दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर फैल जाता है। जैसे मान के ये धातु का कोई गोला है, तांबा का एक फुटबॉल है, गेंद है, और उस पर आप क्या कर रहे हैं? एक छड़ को टच करा रहे हैं, इस छड़ पे माइनस चार्ज है, तो कुछ सेकंड के, कुछ नैनो सेकंड के अंदर में आप देखिएगा वो आवेश इस वस्तु के सतह पे फैल जाएगा। इस वस्तु के आयतन में अंदर नहीं जाएगा, वस्तु के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि उसके सतह पे फैल जाएगा। क्यों फैल जाएगा? क्योंकि आप जानते हैं, अभी भी तो पता है कि सेम आवेशों में विकर्षण होता है। तो इस पे है माइनस चार्ज, अब इस छड़ पे है माइनस चार्ज। जिसको ऐसे समझिए, ये समुंदर है, समुंदर में नाव है, और उस नाव में ठूस ठूस के आदमी भरा हुआ है, और सभी आदमी एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। अब वो एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है तो एक जगह रहना भी नहीं चाहेगा, लेकिन मजबूरी क्या है कि समुंदर में है, जगह, नाव में जगह कम है, तो मजबूरी में ठूस ठास उसी पर है। लेकिन जैसे ही नाव किसी भूमि या किसी किनारे से टच होता है, तो इसमें से कुछ आवेश यहाँ से जो है, जो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, एक दूसरे को एकदम घूरे जा रहे हैं, अब मार हो कि तब मार हो, इसमें से बहुत सारे आवेश खुद के जमीन पे भाग जाएंगे, कहेंगे इसके साथ रहने से अच्छा है कि हम टापू पे चले जाए। तो बहुत सारे लोग जमीन पे आ जाएंगे, और वो जमीन पर भी आएंगे, इकट्ठा नहीं रहेंगे, दूर दूर भाग जाएंगे, क्योंकि उनको एक दूसरे से क्या है? विकर्षण हो रहा है। उसी तरह ये एक नाव की तरह है, इस पर भले ही आवेश अभी रख दिया गया, ये आवेश हवा में नहीं जा सकता, इसी वस्तु पर रहेगा, मजबूरी है अभी। जैसे ही नाव जमीन से लगा, यानी जैसे ही ये वस्तु जैसे ही इस गोले से टकराया या टच कराया गया, यहाँ से आवेश फुर फुर निकल के इस पे फैल जाएगा, एक जगह भी नहीं रहेगा, फैल जाएगा। क्यों फैलेगा? क्योंकि आवेशों में विकर्षण होता है, वो एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं। किन आवेशों में? समान प्रकृति के आवेशों में। यहाँ सब निगेटिव चार्ज है, तो सारे निगेटिव लोग दूर भागेंगे, ठीक है, और फैल जाएंगे। तो इसको ध्यान रखना है, जब भी किसी चालक, जैसे किसी धातु पे आवेश दिया जाता है, तो वो आवेश उसके अंदर नहीं जाता, उसके सतह पे फैल जाता है। ये चीज को ध्यान में रखना है। ये था विद्युत आवेश के गुण। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको और भी कुछ वीडियो चाहिए, और भी अगर टॉपिक्स चाहते हैं, तो जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में अपनी बात को लिखना जरूरी है। अगर अच्छा लगे तब भी लिखिएगा, खराब लगे तब भी लिखिएगा, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे हमें पता चलेगा कि मुझे और क्या करना है। धन्यवाद।